आइए अध्याय 9 शुरू करते हैं। बीजी व्यंजक एवं सर्वसंकाएं। तो इनमें हम लेते हैं कि पहले ये देख लें बीजी व्यंजक क्या होते हैं, सर्वसंकाएं क्या होते हैं। दोनों का मतलब समझ लेते हैं और कुछ उनके बिंदु समझ लेते हैं, फिर इन पर हल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आता है व्यंजक। व्यंजक हम पिछले कुछ समय पहले हम लोग सीख चुके थे कि व्यंजक वह है जिसमें चर और अचर राशियां किन्हीं संक्रियाओं के साथ आती हैं। संक्रियाएं ये होती हैं चार: जोड़, घटाना, गुणा, भाग। जब कोई भी संक्रिया किसी चर या अचर राशि के साथ आती है तो वो व्यंजक बनता है। अब बीजी व्यंजक क्या होता है? तो ऐसा व्यंजक जिसमें चर और अचर संख्याओं को चर या अचर संख्याओं को अंकगणित संक्रियाओं यानी वही संक्रियाएं जो होती हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग द्वारा संयोजित किया गया हो। मतलब इसमें वो चर व्यंजक तो हो लेकिन साथ में उनको इस रूप से पुनः क्या किया गया हो, संयोजित किया गया हो, तो ऐसा व्यंजक कहलाएगा बीजीय व्यंजक। व्यंजक बनाने के लिए पदों को जोड़ा जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये जो है कि जब कोई भी व्यंजक बनेगा तो उसके लिए पदों को जोड़ा जाएगा। स्वयं पदों का निर्माण गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में होता है। अभी देखिए कोई पद, जैसे मान लीजिए एक पद मान लीजिए यहाँ पर ये 7xy जैसे ले लेते हैं। स्वयं पदों का निर्माण गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में होता है। तो जो ये 7xy है तो 7xy को कैसे लिख सकते हैं? 7xy। इसमें ये कैसे क्या क्या हुआ है? इसमें है एक 7 है, एक x है और एक y है। यानी कि एक अचर राशि है 7, एक व्यंजक चर राशि है x और एक और चर राशि है y। यानी 7 का x में गुणा और x का y में गुणा। या ऐसा कह सकते हैं कि x के साथ में y और 7 का गुणा है, या ऐसा कह सकते हैं कि y के साथ में 7 और x का गुणा है। या कहने का मतलब समझिए ना, स्वयं पदों का निर्माण गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो 7xy की जो अगर गुणनखंड निकालें तो एक तो 7 होता है, एक x होता है, एक y। इनके गुणनफल, इन सबका आपस में जो गुणा कर देते हैं तो जो परिणाम आता है वही गुणनफल जो है व्यंजक कहलाता है। इस प्रकार अभी हम आगे समझेंगे। तो ऐसा व्यंजक या ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक पद हो, यानी केवल, जैसे मान लीजिए केवल x या 5x हो, यानी एक पद मतलब ये कोई इसके साथ कोई अलग संक्रिया ना जुड़ी हो तो एक पद ही कहलाता है। अब एक पद में एक चीज और जोड़ दीजिए इसी में, जैसे मान लीजिए ये कर दिया तो इसमें एक पद और एक पद ये और हो गया तो ये कहलाएगा द्विपदी। एक पद का समझ गए? जैसे कि मान लीजिए इसका उदाहरण भी ले लेते हैं, जैसे x, 5x, 3x, ये ऐसे करके जो भी बनेंगे ये एक पद कहलाएंगे। या कोई भी x के साथ कुछ और उदाहरण ले लीजिए। द्विपदी व्यंजक में ऐसा व्यंजक जिसमें दो पद हो। दो पद का मतलब होता है जैसे कि एक x धन 2, ये एक x के साथ एक पद और जुड़ गया है, जैसे 2x ऋण 7, ये यानी एक पद में एक घट गया। ये संक्रियाओं के साथ जब भी आएंगे, कोई भी पद इन संक्रियाओं के साथ योजित किया जाएगा तो वो द्विपदी। और इसी तरह ये तीन पद, मतलब तीन पद जोड़ दीजिए, जैसे x स्क्वायर धन y धन z, ये देखिए ये तीन पद हो गए। पद है वो अब किस घात में है क्या नहीं है वो अलग बात करेंगे हम। तीन पद जुड़े हुए हैं, पहला पद जुड़ा हुआ है, दूसरा, तीसरा, तो ऐसे व्यंजक त्रिपदी व्यंजक कहलाते हैं। अब एक या एक से अधिक, यानी कि इनमें से कोई भी व्यंजक यदि मिल जाता है, यानी चाहे एक मिल जाए, चाहे दो मिल जाए या तीन, ये सारे के सारे बहुपद कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब हम बहुपद शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, इसका ध्यान रखेंगे हम। तो एक पद गुणनखंडों का एक गुणनफल होता है। देखिए जैसे अभी ये वाला जो शब्द पढ़ा था ये वही शब्द यहाँ पर भी है। जैसे 7xy को लेते हैं तो 7xy में क्या होता है, अगर x को हम मेन माने तो y और 7 का गुणनफल है, अगर हम y को मेन माने तो ये 7 और x का गुणनफल है। इस प्रकार ये पता चलता है कि ये कोई भी पद जो है गुणनखंडों का एक गुणनफल होता है। अब चरों वाले गुणनखंड बीजीय गुणनखंड कहलाते हैं। ये जो चर है इनका जो भी गुणनखंड बनेगा वो बीजीय गुणनखंड कहलाएंगे।
अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो जब गुणनखंड आगे बढ़ेंगे तो कुछ ऐसे भी मिलेंगे कि वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों। एक जैसे का मतलब जैसे ये एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, गुणांक चाहे कुछ अलग अलग हों, ये सब कहलाएंगे समान पद। अब पदों में चरों की घात भी समान होती, देख लीजिए सारे चर हैं, इनकी घात सारी एक जैसी है। यह आवश्यक नहीं कि समान पदों के गुणांक समान हो, ये बदल जाएंगे। गुणांक अचर राशि यानी जो है वे जिनको गुणांक कहते हैं, ये बदले हो सकते हैं, लेकिन जितने भी चर हैं वो एक जैसे होंगे, तो ऐसे को हम बोलेंगे समान पद। ऐसे जो व्यंजक मिलेंगे उनको हम समान पद कहेंगे। और इसी गति को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा दें तो भिन्न भिन्न बीजीय व्यंजकों वाले बीजीय गुणनखंडों वाले पद असमान पद कहलाते। जिसमें इसमें देखिए इसमें 3 एक्स है, इसमें एक्स के साथ वाई भी है, इधर जेड है, ये सारे अलग अलग हैं। तो ऐसे अगर हमको मिलेंगे तो ये सब कहलाएंगे असमान पद। अब दो समान पदों का योग या अंतर एक अन्य समान पद होता है। अंतर या मतलब समझ गए ना, दो समान पदों का योग या अंतर। योग या अंतर का मतलब क्या होगा, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक है 3x और एक है 5x, तो दोनों को जोड़ देने से कितना मिल जाएगा 8x। तो दो समान पदों का योग या अंतर एक समान पद होता है। देखिए 3x 5x, तो ये उसी प्रकार का ही पद मिलेगा। अब घटा के भी देख लीजिए। अब देखिए जैसे ये 5x में से 3x घटा देंगे तो मिलेगा क्या, 5 में से 3 गया 2 और x, तो ये इसी प्रकार का पद मिल रहा है। यानी ये जो है दो समान पदों का योग या अंतर एक अन्य समान पद होता है। देखिए ये उसी तरह का समान पद हो गया, ये भी समान पद हो गया, जिसका गुणांक उन समान पदों के गुणांक के योग या अंतर के बराबर होगा। गुणांक ये कहलाते हैं, ये गुणांक कहलाते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 अलग टाइप का है गुणांक, लेकिन ये पद जो है जो चर व्यंजक है वो नहीं बदलता। इसमें भी देखो 5 में से 3 घट गया, तो यानी गुणांक तो घटेंगे, लेकिन ये जो है x यानी जो चर राशि है वो नहीं घटेगा, वो वैसे का वैसा रहता है। इस तरह ये हमको ये पता चलता है कि ये वैसे इस तरह समान पद देगा। फिर व्यंजकों को जोड़ते या घटाते समय, जोड़ते या घटाते से जब भी जोड़ेंगे या घटाते समय तो समान पदों को जोड़ा या घटाया जाता है। अब जैसे ये तो एक ही जैसा था, मान लीजिए और अलग अलग किसी में समान पद है भी, कुछ मिक्स पद भी होंगे, इनकी ये वाला पद भिन्न भिन्न असमान पद वाला भी होगा। इन सबको जब हम मान लो मिक्स करके हम जोड़ेंगे तो ध्यान ये रखना है कि समान जैसे समान जो आएंगे उन्हीं को जोड़ना है, असमान वालों को अलग रखना है, ये ध्यान रखना है। तो एक पदी को एक पद से गुणा करने पर हमेशा एक पदी ही प्राप्त होता है। जैसे 5x को, जैसे एक पद है कोई, मान लो एक पदी से गुणा करने पर हमेशा एक पदी ही प्राप्त होता है। देखिए तो 5 को जैसे 3 से गुणा करेंगे तो 15 प्राप्त हो गया, यानी उसी तरह का पद प्राप्त होगा। एक जैसे कोई भी एक पद होगा उसी पे एक पदी से गुणा करेंगे तो एक पदी ही प्राप्त होगा। अगला भी लेते हैं आगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समीकरणों को हल करने और किसी सूत्र का प्रयोग करने जैसी स्थितियों में हमें एक व्यंजक का मान ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। यानी जो भी समीकरण हल करेंगे उसमें कोई एक व्यंजक होगा जिसमें एक चर राशि होगी, उसका मान ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। तो बहुपदों को एक पदी से गुणा करने के लिए बहुपद का प्रत्येक पद एक पदी से गुणा किया जाता है। कैसे, इसका जैसे मान के चले, इसको मान लीजिए यहाँ पर 2x धन 3 है और इसको कहते हैं कि 5x से गुणा कर दो, ये 5x से गुणा कर दे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जितना भी पद होगा यानी उसमें पूरा गुणा करेंगे, इसका जो है पूरे पदों से गुणा करेंगे। जैसे इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x में से 2x का गुणा करेंगे, फिर ये चिन्ह भी लगाएंगे, फिर 5x में से 3 का गुणा करेंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ, ये इस करने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो बीजीय व्यंजकों का प्रयोग करते समय नियमों और सूत्रों को संक्षिप्त और व्यापक रूप में लिखा जाता है। संक्षिप्त और व्यापक का मतलब होता है पता तो चले कि सारी चीजें हैं, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई।
तो अब लंबाई को हम अगर एल से लिख दें और चौड़ाई को बी से लिख दें तो हमारा काम पूरा हो जाता है, तो हमको इतना शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका कहने का मतलब ये हुआ। अब दिए हुए व्यंजकों को सरल करने के लिए सर्वसंख्याओं का प्रयोग करते हैं। अब सर्वसंख्याएं क्या होती हैं? सर्वसंख्याएं वो होती हैं जो तथ्य पूरी दुनिया में हर राशि के लिए या हर व्यंजक के लिए हर जगह एक जैसा ही प्राप्त हो, वो सर्वसंख्या होती है। अभी हल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। तो सर्वसंख्या एक ऐसी संख्या है जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, जबकि समीकरण चरों के कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होता है। अब बात आ गई ना कि वो जो बात है वो हर जगह अगर प्रमाणित होती है, हर जगह सत्य साबित होती है, तो वो कहलाती है सर्वसंख्या। और जो समीकरण, कई बार ऐसा होता है कि समीकरण कुछ मानों के लिए एकदम फिट हो जाता है, लेकिन समीकरण जो होता है सर्वसंख्या नहीं है, ये हर जगह नहीं फिट हो सकता। किसी एक चर के लिए तो ठीक है, किसी एक सवाल के लिए फिट हो गया, लेकिन दूसरे सवाल के लिए जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही जवाब दे। चलिए अब कुछ सर्वसंख्याएं लिख लेते हैं जिससे हमको और स्पष्ट हो जाए। अब कुछ सर्वसंख्याएं हमें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी जब हम काम करेंगे तो इनका इस्तेमाल होगा। तो पहली जैसे सर्वसंख्या है a धन b का होल स्क्वायर, यानी कि ऐसे पढ़ते हैं a धन b होल मान संपूर्ण का वर्ग कितना होता है, उन दोनों का अलग अलग हम वर्ग कर दें और गुणा कर दें तो आता है a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। इसी तरह यदि घटाने के रूप में है a धन b का होल स्क्वायर, तो क्या करते हैं, इनको अलग अलग गुणा कर लेते हैं, एक तरीका ये है। और या फिर सीधा सीधा इसका मान रख दिए तो a स्क्वायर ऋण 2ab धन b स्क्वायर, इसको हल करने के बाद ही मिल जाता है। तो ये सर्वसंख्या हो गई। तीसरा मिलता है हमको a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों को अलग अलग एक बार जोड़ दें, एक बार घटा दें, तो इसका मान निकल आता है। यानी कि a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर का मान निकलेगा a धन b इंटू a ऋण b। अगर इस तरह के तीन पद हैं, a धन b धन c का होल स्क्वायर है, तो क्या किया जाता है, पहले तीनों का अलग अलग वर्ग कर लेते हैं, फिर दो दो का जोड़ा लगा के दो लगा के गुणा कर देते हैं, तो ये दूसरा पद निकल आता है। कैसे? a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर, फिर दो लगा के ab, दो लगा के bc और दो लगा के ca। फिर अगला ले लेते हैं x धन a x धन b, तो इसमें क्या होता है, पहले वाले का वर्ग और फिर इन दोनों को जोड़ के x का गुणा और धन ab, यानी जो भी a और b का मान है उसको कर लेते हैं। और x धन a और x ऋण b, अगर इनमें से एक पक्ष ऋणात्मक है तब क्या करते हैं, पहले वाले का वर्ग यानी चर राशि वाले का, फिर इन दोनों को जोड़ के x के साथ और फिर ab को घटा देते हैं। लेकिन जब दोनों में ऋण हो तब क्या होता है, यानी x का वर्ग, फिर ये जो ऋण है वो पहले आ जाएगा और a धन b x के साथ में, और ये ab पुनः जुड़ जाएगा। तो इस तरह करके ये हमारी सर्वसंख्याएं हैं। एक बार दो बार जो है हमको इसको याद कर लीजिए और फिर हम इसका इस्तेमाल आगे अगले प्रश्नावली में करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले।